हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे स्वाति विधान बुरहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा केस लॉ है जिसपे कि आपको वीडियो चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो बताइए मुझे, ताकि मैं उस केस पे वीडियो बना सकूं। और साथ ही साथ जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, प्लीज इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इनमें कमेंट जरूर करिए, ताकि ये वीडियोस और ज्यादा पॉपुलराइज हो पाए, ताकि ये और लोगों को मिल भी पाए, ताकि चैनल थोड़ा सा और ग्रो करे। अब चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। तो इस केस के अंदर एक 3 जजेस बेंच थी, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस शरद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि क्या ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, 19 में और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए हुए हैं। क्या इनको वायलेट करता है या फिर नहीं करता है? यह भी एक ऑनगोइंग केस है। इस केस के अब बैकग्राउंड पे आते हैं। तो सबसे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल रिकॉग्निशन ग्रांट करी ट्रांसजेंडर और नॉन कन्फॉर्मिंग पर्संस को इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हर पर्सन के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसकी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, जो वो अपने जेंडर को प्रति रखता है। उसके पास ये राइट हो कि वो डिसाइड कर सके कि उसका जेंडर क्या है। फर्दर वहां पे कोर्ट ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि ट्रांसजेंडर पीपल को रिजर्वेशन दिया जाए पब्लिक एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। फॉलोइंग इसको राज्यसभा ने राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2014 पास करा, जिसको कि 2014 बिल अभी हम लोग बोलेंगे। हाउएवर, ये जो 2014 बिल था वो लोकसभा तक पहुंच नहीं पाया, अल्टीमेटली लैप्स हो गया। फिर 2 साल बाद एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, जो कि था ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016, जो कि 2016 बिल हम लोग कहेंगे इसको। ये जो बिल था ये 2014 के बिल से काफी कॉन्ट्रास्ट में था और ये काफी हद तक डाइवर्ज करता था नालसा के फाइंडिंग्स से। जो केस था उसकी फाइंडिंग्स से डाइवर्ज था। इसके अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी सोशल जस्टिस के लिए, उन्होंने कई बार इस बात को हाईलाइट करा कि जो 2016 का बिल है जो कि लोकसभा में लाया गया है, वो नालसा से कंफ्लिक्ट करता है। और उनकी 43rd रिपोर्ट ने ये प्रेजेंट भी करा लोकसभा को 21 सितंबर 2017 को। लेकिन अल्टीमेटली जो लोकसभा थी उसने इस बिल को बिना उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करे जो कि स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उसको उन्होंने पेश कर दिया। फिर जो 2016 का बिल था वो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 बन गया, जिसको कि हम लोग 2019 का एक्ट बोलेंगे, और वो फोर्स में आया 5 दिसंबर 2019 को। इसके बाद ये कंटेंट करा गया कि ये जो पर्टिकुलर 2019 का एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं मानता है। और इसके लिए 2 रिट पिटीशंस फाइल करी गई। जो पहली रिट पिटीशन थी वो 11 दिसंबर 2019 को बाय मिसेस स्वाति विधान बुरहा के द्वारा फाइल करी गई, जो कि एक ट्रांसजेंडर एडवोकेट है जो कि आसाम में रहती हैं। जो सेकेंड थी वो फाइल करी गई थी बाय ग्रेस बानू एंड विजयेंद्र वसंती मोगली ऑन 12 जून 2020। उसके बाद जो पिटिशनर्स हैं, अब देखते हैं वो क्या सीक कर रहे हैं। वो ये सीक कर रहे हैं कि सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 12 क्लॉज 3, 18 क्लॉज ए, 18 क्लॉज बी जो इस एक्ट का है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। इन एडिशन वो ये कोर्ट से प्रे कर रहे हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस इशू करी जाए, जो कि ये डायरेक्ट करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे ट्रांसजेंडर पीपल को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एज जो कि डायरेक्टेड किया गया था कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा के अंदर। इस केस अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि युगा कार्ता प्रिंसिपल क्या थे। युगा कार्ता प्रिंसिपल्स दोस्तों 2007 में अडॉप्ट किए गए थे, जो कि अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। और वो ये कहते हैं कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिग्निटी और फ्रीडम है वो ट्रांसजेंडर पीपल को मिलना चाहिए। तो युगा कार्ता प्रिंसिपल एक पूरा बहुत ही बड़ा एक लॉ है, उसका ये थोड़ा सा एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आते हैं इस केस के अंदर जो सेक्शंस हैं वो कौन से हैं,
उनके अंदर दिया क्या हुआ है, वो किस चीज को वायलेट करते हैं और उसके पीछे रीजनिंग क्या है। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 4, 5 और 6। इसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो पर्सन्स हैं ट्रांसजेंडर, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक प्रोसीजर को सेटअप किया गया है ऐसे रिकग्निशन को ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल सेक्शन 4, 5, 6, आर्टिकल 19, 1A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और नालसा और योगाकार्ता प्रिंसिपल को ये लोग वायलेट करते हैं। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है कि नालसा के अंदर ये बोला गया था कि राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी एक पर्सन के जेंडर की एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसके फ्री एक्सप्रेशन का, लाइफ का और डिग्निटी का, कि ये पर्सन कोई डिसाइड कर पाए कि उसको कौन सा जेंडर चूज करना है, वो उसका खुद का राइट है। और जो कि ये चीज ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, वो आर्टिकल 19, 1A और 21 के वायलेटिव है। नालसा में ये भी कहा गया है कि जो सेल्फ आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर तीनों हो सकता है। 2019 का जो एक्ट है उसमें प्रॉब्लम ये है कि हाँ, अगर आप मान लो एक मेल हो या फिर आप एक फीमेल हो, तो आप ट्रांसजेंडर तो आप अपने आप को बता सकते हो कि हाँ मैं हूँ, लेकिन अगर आप एक ट्रांसजेंडर हो तो आप उस चीज़ का वाइस वर्सा नहीं कर सकते कि आप मेल एंड फीमेल अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा पाओ। उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है और देयर बाय ये कहा गया है कि ये आर्टिकल 19, 1A और आर्टिकल 21 के वायलेटिव है। फर्दर जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हैं वो नालसा के कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन को कंटिंजेंट बनाता है मेडिकल और फिजियोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन के बाद कि आप एक बार दिखाओ फिजिकली और फिजियोलॉजिकली कि आप एक ट्रांसजेंडर हो। उसके बाद जो सेक्शन 7 है वो ये रिक्वायर करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ट्रांसजेंडर है वो मेडिकल प्रोसीजर सर्जरी के थ्रू जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिकग्निशन एज अ ट्रांसजेंडर, उनको वो बेनिफिट मिल पाए। फिर यही कहा गया कि आर्टिकल 19, 1A, आर्टिकल 21 नालसा केस पुट्टा स्वामी जजमेंट और नवतेज सिंह जोहर गवर्नमेंट सबके वायलेटिव है। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि जो नालसा जजमेंट था उसके अंदर राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट माना गया है, जो कि फ्लो करता है फ्रॉम आर्टिकल 19, 1A और आर्टिकल 21। हेंस यहाँ पर इस चीज को कंटिंजेंट नहीं बनाया जा सकता अपॉन अ मेडिकल प्रोसीजर कि आदमी ये मतलब रिकग्निशन पाने के लिए एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन उसको पहले ये मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रिकॉग्नाइज करा है कि जो बॉडीली इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी होती है और जो प्रिवेसी होती है वो नालसा, नवतोष सिंह जोहर और पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंदर जरूरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। इस चीज को रिक्वायर करना कि कोई पर्सन एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को पाने के लिए एक मेडिकल सर्जरी को पहले अडॉप्ट करे, उसको अंडरगो करे, ये उनके राइट्स को वायलेट करता है। फर्दर है सेक्शन नंबर 12 जो कि कंपेल करता है ट्रांसजेंडर पर्सन को या तो अपने बर्थ फैमिली के साथ रहने के लिए जहां जिस फैमिली में पैदा हुए या फिर किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने के लिए। ये बोला जा रहा है पिटिशनर्स के द्वारा कि ये आर्टिकल 19 और 21 को वायलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि चिल्ड्रन और अडल्ट हैं क्यों, इसीलिए ये आपको एक डिसीजनल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं आपकी लेता है एज अ एडल्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। देयर बाय ये वायलेट करता है आपकी राइट टू लाइफ और प्राइवेसी को। पिटिशनर्स ने इस बात को भी एम्फसाइज करा है कि ऐसे कई सारे पर्सन हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो कि एक ऑल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, जो कि अगर ये प्रोविजंस मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो फिर उस चीज़ को थ्रेटन करेगा, क्योंकि ये उनके ऊपर है कि वो चाहे तो एक ग्रुप में साथ रहें चाहे वो अलग से रहें, उनके ऊपर है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। 18A ये कहता है कि बेसिकली इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करता है कि अगर आप किसी को कंपेल या इंटाइज करेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन बनने के लिए, फोर्सफुली आप बाउंडेड लेबर उसमें, तो आपको 6 महीने से 2 साल के लिए फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 के वायलेटिव है और पिटिशनर्स ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो प्रोविजन है उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो टारगेट और अटैक कर सके उन ऑल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर्स को जो कि डेवलप किए गए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा। इस प्रोविजन के अंदर ये चीज़ डिफाइन नहीं करी गई है कि फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर होता क्या है, और ये जो आर्बिट्ररी और वेग वर्डिंग है वो कहीं ना कहीं उस वेगनेस का फायदा कोई भी मतलब उठा सकता है और कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन के ऊपर कहीं भी कोई भी मिलिशियस सूट वो फाइल कर सकता है। और इसीलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ
वॉइड फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड के अंदर आएगा फॉर वेगनेस, क्योंकि काफी वेग है, ये आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 18D। ये क्रिमिनलाइज करता है किसी भी ऐसे एक्ट को जो कि किसी की लाइफ को, सेफ्टी को, हेल्थ को, वेलबींग को एंडेंजर करता है किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के, इंक्लूडिंग सेक्सुअल अब्यूज। फिर यही कहा गया कि आर्टिकल 14 के वायलेशन में है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है इसके अंदर एक मैक्सिमम पेनल्टी है सेक्सुअल अब्यूज के लिए जो कि है सिर्फ 2 साल की, जबकि इंडियन पिनल कोड की अगर बात करें तो उसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज के लिए वुमेन के अगेंस्ट में 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की बात करी गई है अंडर आर्टिकल 376। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये कंटेंट करा कि ये डिस्टिंक्शन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, कि विमेन के लिए ज़्यादा पनिशमेंट है, हमारे लिए कम पनिशमेंट है। ये चीज़ राइट टू इक्वलिटी के कहीं ना कहीं वायलेटिव है। इसके बाद अब ये देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं इस केस के अंदर जो कि कोर्ट के सामने कोर्ट को डिसाइड करने। सबसे पहला इशू है कि क्या 2019 का जो एक्ट है वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, और उनको वो क्या रिजर्वेशन ग्रांट करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन के अंडर आर्टिकल 15 और 16 क्लॉज 4 एज डायरेक्टेड अंदर नालसा, क्या ये काम कर पा रहा है। दूसरा है कि क्या सेक्शन 18 क्लॉज डी एक आर्बिट्रेरली सेट करता है एक मैक्सिमम पेनल्टी को सेक्सुअल अब्यूज के लिए अंडर अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पीपल, जो कि सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट में आती है, जो कि वुमेन के लिए सेक्शन 376 के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और इनके लिए कम है, और क्या वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है या फिर नहीं करता है। तीसरा ये है कि क्या आर्टिकल 18A वेग और आर्बिट्ररी है और वो क्या आर्टिकल 14 का वायलेटिव है। अगला ये है कि क्या सेक्शन 12 रिस्ट्रिक्ट करता है डिसीजनल ऑटोनॉमी को अडल्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स के, और उनको थ्रेटन करता है एक ऑल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर में रहने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर। अगला ये है कि क्या सेक्शन 7 वायलेट करता है राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी एक इस पर्सन के जेंडर के, बाय मेकिंग द जेंडर आइडेंटिटी कंटिंजेंट अपॉन द मेडिकल प्रोसीजर, कि आप जब मेडिकल प्रोसीजर कराओगे तो ही आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन कहलाओगे। क्या ये सेक्शन 7 कॉन्ट्रडिक्शन में है नालसा के जो जजमेंट था, और क्या ये वायलेटिव है आर्टिकल 19A के और 21 के। जो अगला इशू है वो ये है कि क्या सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी एक पर्सन के जेंडर के, और क्या वो उसके फंडामेंटल को राइट को वायलेट करते हैं जो कि फ्लो करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के। अब चलिए बात करते हैं कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो अभी लेटेस्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ग्रेस बानू और जो अदर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं उनकी उन्होंने पिटीशन को सुना है चैलेंज करते हुए इस पूरे एक्ट को, और ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ब्रीफ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो कि अभी कोविड-19 चल रहा है, जो बेंच थी उसने इस इशू को कहीं ना कहीं माना है कि ये है, और उन्होंने एक नोटिस सर्व करी है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने हाउएवर डिक्लाइन करा है इस एक्ट के ऊपर स्टे लगाने से, रोक लगाने पे। सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी ने ये चीज़ आर्ग्यू करी बेंच के सामने कि इस चीज़ के ऑपरेशन को हॉल्ट किया जाना चाहिए इंटरम पीरियड के लिए, वाइल जो कोर्ट है उस केस को हेयर कर रही है, लेकिन बेंच ने इस चीज़ को डिक्लाइन करा इस चीज़ को होल्ड पे रखने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस चीज़ को स्टे किया करना होगा तो अगर हम लोग को नेसेसरी लगता है कि इस चीज़ को डीम करते हैं कि हाँ इसको होल्ड करना चाहिए, तो हम लोग फ्यूचर में इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को भी सर्कुलेट करिए ताकि वीडियो और थोड़ा सा पॉपुलराइज हो सके। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।